हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आपको ब्लड के बारे में बता दिया था, ब्लड का कंपोजिशन बता दिया था, आरबीसी के बारे में बता दिया था, डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिया था, प्लाज्मा के बारे में बता दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? बिम्बाणु। प्लेटलेट्स क्या होता है? बिम्बाणु होता है। इसको हम लोग थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रम्बोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स को और क्या कहा जाता है? थ्रम्बोसाइट कहा जाता है। इसकी मात्रा की बात करें तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेल और फीमेल दोनों में ही यह लगभग 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml ब्लड में पाया जाता है। 100 ml ब्लड में इसकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 4.5 से, चाहे मेल हो और या तो फीमेल हो, दोनों में बराबर मात्रा पाई जाती है इसकी। लगभग 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में लगभग 4.5 से 5.5 लाख प्लेटलेट्स की मात्रा पाई जाती है, बिम्बाणु की मात्रा पाई जाती है। निर्माण कहाँ होता है इसका? इसका भी निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। जीवन काल, इसका आयु कितने दिन की होती है? देखिए, इसकी आयु 7 दिन से लगाए 10 दिन तक होती है। आयु कितनी होती है? 7 दिन से 10 दिन होती है। जीवन काल इसका 7 से 10 दिन होता है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। 7 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। देखिए, जीवन काल इसका 7 से 10 दिन है, तो 7 से 10 दिन में यह ब्लड के अंदर ही मर जाती है और ब्लड के अंदर ही वापस रीजनरेट हो जाती है, मतलब वापस से फिर से वहीं से बन जाती है। तो मरती कहाँ है? ब्लड में ही मरती है और वहीं से वापस रीजनरेट हो जाती है, वापस बन जाती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। और अगर हम आकार की बात करें कि प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, तो इसकी जो साइज होती है, आकार जो होता है वह गोलाकार होता है। प्लेट की साइज कैसी होती है? प्लेटलेट्स की साइज कैसी होती है? गोलाकार होती है। देखिए, हमने बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात हमने कितना बताया था? आपको हमने बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना हो जाएगा? प्लेटलेट्स का अनुपात हो जाएगा 600:1:40। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होगा? 600:1:40 का अनुपात इसके बीच पाया जाएगा। देखिए, ये प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का मुख्य काम यह है रुधिर का थक्का बनाना। यह मुख्य रूप से रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। देखिए, रुधिर का थक्का बनाने में कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से पदार्थ रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, रुधिर का थक्का अकेले प्लेटलेट्स नहीं बनाता है। रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक पदार्थ, रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक पदार्थ
थक्का बनाने में सहायक पदार्थ या आवश्यक पदार्थ, जो भी कहें, सहायक पदार्थ। देखिए, रुधिर का थक्का बनाने के लिए हमको पहले विटामिन की जरूरत पड़ेगी। एक विटामिन के होता है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन के की जरूरत पड़ती है। और विटामिन के के साथ मेटल भी, धातु देखिए कैल्शियम धातु की आवश्यकता होती है। ब्लड में हमारे कैल्शियम धातु पाया जाता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है ब्लड का थक्का जमाने में। और देखिए क्या जरूरत पड़ती है, इसके बाद आपको प्लेटलेट्स तो चाहिए, बिना प्लेटलेट्स का तो बनेगा ही नहीं थक्का। प्लेटलेट्स चाहिए, प्लेटलेट्स, बिना प्लेटलेट्स का थक्का नहीं बनेगा। और क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, कुछ प्रोटीन में वो भी ब्लड प्रोटीन कौन कौन से, जैसे हो गया प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ये सब प्रोटीन की आवश्यकता होती है ब्लड का थक्का जमाने में। तो ब्लड का थक्का जमाने के लिए हमें इन पदार्थों की आवश्यकता होती है, इन्हीं पदार्थों की सहायता से ब्लड का थक्का जमता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड का थक्का जमता कैसे है। देखिए, ब्लड का थक्का कैसे जमता है, इसको देखा जाए हम लोग। देखिए क्या होगा, ब्लड का थक्का कैसे जमता है। मान लीजिए नस है, या हम या कहें धमनी या सिरा है, इसमें ब्लड बह रहा है। इसमें क्या बह रहा है? ब्लड प्रवाहित हो रहा है। अगर कभी चोट लग जाती है या कट जाता है तो कटने के बाद यहाँ से ब्लड क्या होता है? बाहर आने लगता है। जब बाहर आने लगता है ब्लड, तो अगर जो ब्लड की क्लॉटिंग ना हो तो यह ब्लड बार बार लगातार प्रवाहित होगा, बहेगा। और जब ब्लड का प्रवाह नहीं रुकेगा तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड में कमी होने के कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्लड की क्लॉटिंग बहुत आवश्यक है। तो ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होगा? देखिए, जब यहाँ से ब्लड बाहर आएगा तो जो हमारा प्लेटलेट्स है ब्लड के अंदर, वह प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आएगा। प्लेटलेट्स किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में आएगा। प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आएगा, वायु के साथ क्रिया करेगा, वायु के साथ क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा। क्या बना लेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड में मेटल है, धातु है, कैल्शियम, और ब्लड में क्या? प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, इन सब के साथ क्रिया करके थ्रोम्बिन बना लेगा। क्या करेगा यह? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम धातु के साथ प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके, प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? थ्रोम्बिन बना लेगा। अब यह थ्रोम्बिन क्या करेगा भाई? थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ मिलेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलेगा, और इस फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के फाइब्रिन बना लेगा। क्या बना लेगा? फाइब्रिन बना लेगा। और यह जो फाइब्रिन होता है, यह एक जालीनुमा संरचना होती है। फाइब्रिन क्या होती है? एक जालीनुमा, इस तरीके से जालीनुमा संरचना होती है। तो जब इस फाइब्रिन से आरबीसी निकलता है, जब इस फाइब्रिन से आरबीसी होकर के गुजरेगा तो क्या होगा? रक्त का थक्का जम जाएगा, रक्त का थक्का जम जाता है। आरबीसी जब इससे गुजरता है तो इस जाली में क्या होता है? फंस जाता है, और जब जाली में फंस जाता है तो रक्त का थक्का जम जाता है। एक लेयर, पतली सी लेयर जम जाती है, जिसके कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। अब आप सोचोगे यार कि रक्त का थक्का जम गया, ये सब प्रोटीन कहाँ पर है?
यह सभी पदार्थ जो हैं रक्त में ही उपस्थित हैं। तो रक्त में उपस्थित हैं तो रक्त का थक्का जमा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर जब यह है तो रक्त का धक्का क्यों नहीं जम रहा है। देखिए बॉडी के अंदर जो होता है, जो हमारा रुधिर प्रवाहित होता है, उसके अंदर जो है हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन, जो हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन इन सभी पर भारी पड़ता है, अर्थात यह जो है इनको क्रियाशील होने से रोकता है। अर्थात हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है वह रुधिर को शरीर के अंदर जमने से रोक देता है। तो आप कहोगे तो जब यह बाहर आता तब काहे नहीं जमने से रोक देता है? देखिए जब यह ब्लड बाहर आने लगता है तो हिपेरिन जब उसके साथ में आता है, तो जब यह वायु के संपर्क में आता है तो वायु के संपर्क में आने पर हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है। हिपेरिन क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। तब यह बलशाली हो जाते हैं और इनके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है। तो हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। हिपेरिन शरीर के अंदर रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। देखिए अगर कभी कभार क्या होता है, अगर हिपेरिन की कमी हो गई आपके बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर ही क्या होगा? रुधिर का थक्का बनने लगेगा। और जब बॉडी के अंदर रुधिर का थक्का बन जाएगा तो धमनियाँ जो होंगी, जो शिराएं होंगी जिससे होकर के रुधिर प्रवाहित होता है, फट जाएंगी। और वो फट जाएंगी तो रुधिर का थक्का आपके बॉडी के अंदर बन जाएगा। और जब बॉडी के अंदर बन जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेमरेज कहा जाता है। नसों का फटना ही क्या कहलाता है? हेमरेज कहा जाता है। और जब दिमाग के अंदर की नसें फटती हैं तो उसको ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? नसें फट जाती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग शरीर के अंदर हो जाती है, जिसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर हिपेरिन की कमी पड़ गई, तो जब हिपेरिन की कमी पड़ जाती है तो उसको कृत्रिम हिपेरिन दिया जाता है, जो हिरोडिन के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या दिया जाता है? हिपेरिन की कमी होने पर, हिपेरिन की कमी होने पर हिरोडिन दिया जाता है। हिरोडिन दिया जाता है। हिरोडिन क्या है? हिरोडिन एक कृत्रिम हिपेरिन होता है जो कि जोंक के लार में पाया जाता है। हिरोडिन कहाँ पाया जाता है? जोंक के लार में पाया जाता है। जोंक के लार में पाया जाता है। जोंक के लार में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो भाई, आप कहोगे यार बॉडी के अंदर से ब्लड निकाल करके ब्लड बैंक में जमा कर दिया जाता है, ब्लड बैंक में एकत्रित किया जाता है, तो वह ब्लड क्यों नहीं जमता है? देखिए जो ब्लड बैंक में जमा किया जाता है उस ब्लड में कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट मिला दिया जाता है, जिसके कारण ब्लड बैंक में रखा हुआ ब्लड जमता नहीं है। अर्थात ब्लड बैंक में रखा हुआ ब्लड को जमने से रोकने के लिए ब्लड बैंक में रखे ब्लड को जमने से रोकने के लिए, ब्लड को जमने से रोकने के लिए, ब्लड जमने न पाए इसके लिए क्या किया जाता है? कैल्शियम सिट्रेट या सोडियम ऑक्जिलेट मिला दिया जाता है उसके साथ। कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। सोडियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट मिला दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड जमता नहीं है ब्लड बैंक में। अब देखिए प्लेटलेट्स की कमी के कारण क्या होता है। अगर आपके बॉडी में
अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? देखिए, प्लेटलेट्स की कमी होने पर आपके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगा? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। प्लेटलेट्स की कमी होने पर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। और जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड का बहाव होने लगेगा, कटने पर बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाएगा, जो क्या होगा? भारी नुकसानदायक होगा। अब देखिए, प्लेटलेट्स की कमी के कारण ये प्रभाव पड़ गया। अगर प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाए, प्लेटलेट्स अधिक हो जाए, जब प्लेटलेट्स अधिक हो जाएगा तो थ्रोम्बोसाइट्स नामक बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थ्रोम्बोसाइट्स नामक बीमारी हो जाएगी। और यह क्या होता है? इसमें धमनी और सिरा फट जाती है और ब्लड जो होता है शरीर के अंदर ही जमने लगता है, शरीर के अंदर ही जम जाता है। तो अधिकता से क्या रोग होता है भाई? अगर प्लेटलेट्स अधिक हो गया तो थ्रोम्बोसाइट नामक बीमारी हो जाती है, थ्रोम्बोसाइट हो जाता है। इस थ्रोम्बोसाइट में क्या होती है? धमनियाँ फट जाती हैं, सिराएं फट जाती हैं और ब्लड क्या होता है? शरीर के अंदर ही जमने लगता है, शरीर के अंदर। इसमें क्या होता है? धमनी और सिरा फट जाती हैं, धमनी और सिरा फट जाती हैं, जिससे शरीर के अंदर ही ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। कमी में क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। और अधिकता में क्या होती है? ब्लड की क्लॉटिंग शरीर के अंदर ही होने लगती है, जिसके कारण इंसान की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। अब देखिए, इसमें क्या होता है? एक हीमोफीलिया नामक रोग होता है जो कि प्लेटलेट्स से ही संबंधित होता है। एक रोग होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। देखिए, हीमोफीलिया को हम लोग शाही बीमारी भी कहते हैं, रॉयल डिजीज, शाही बीमारी इसको कहा जाता है। शाही बीमारी क्यों कहा जाता है? इसको हम लोग शाही बीमारी कहते हैं। भाई, शाही बीमारी क्यों कहते हैं? देखिए, यह बीमारी सर्वप्रथम जो वह महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, इसीलिए हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहा जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? शाही बीमारी कहा जाता है। देखिए, जब कभी डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू व मलेरिया में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड का काम क्या है। देखिए, पहला काम, ब्लड का काम, ब्लड का कार्य। भाई, ब्लड का काम क्या है? पहला काम इसका क्या है भाई? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का जब संपूर्ण पाचन कंप्लीट हो जाता है, जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, तो वहां जाकर के ब्लड के माध्यम से भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण होता है। तो ब्लड का पहला काम क्या है भाई? पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित होने के बाद उनको परिवहन करना, उस पचे हुए भोजन का क्या करना? परिवहन करना, कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो क्या काम होता है? पचे भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, पचे भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा काम क्या है भाई? हार्मोन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है,
फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर के सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और वहां पर कोशिकाओं के माध्यम से जब कोशिकाएं एनर्जी बनाती हैं, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को लेकर के जब एनर्जी बनाती हैं, तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लेकर के पुनः फेफड़े तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड का काम क्या हो गया? हार्मोन्स ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। और क्या? जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन करना, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करना। ब्लड का काम क्या है? उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करना, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करना। अगला मुख्य काम एक और है इसका, ताप को नियंत्रित करना, ताप नियंत्रण का काम, ताप नियंत्रण काम करना। देखिए यह हो गया ब्लड का काम। अब देखिए भाई, ब्लड में लसिका पाई जाती है। लसिका क्या होता है? लसिका के बारे में जानते हैं हम लोग। लसिका क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में हम लोग लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या होता है? लसिका क्या होती है? देखो भाई, यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो यह लाल हो जाता, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। देखो भाई, अगला काम क्या है? लसिका का जो प्रवाह होता है, लसिका कोशिकाओं में बनती है और कोशिकाओं से हमेशा हृदय की ओर प्रवाहित होती है। सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित होती है, हमेशा कोशिकाओं से हृदय की ओर प्रवाहित होती है। तो लसिका का प्रवाह क्या होता है? एक दिशा में होता है। इसका प्रवाह एक दिशा में होता है। एक दिशा में होता है। किधर होता है भाई? कोशिका से हृदय की ओर, कोशिका से हृदय की ओर। इसका प्रवाह सिर्फ एक दिशा में होता है। कोशिका से होकर के किधर जाता है? कोशिकाओं से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। कौन? लिम्फ, लसिका प्रवाहित होता है। भाई इसका काम क्या है? यह शरीर को संक्रमण से बचाता है। लसिका क्या करता है? शरीर को संक्रमण से बचाता है। यह शरीर को संक्रमण से बचाता है। संक्रमण से बचाता है। शरीर को क्या करता है बाबू? संक्रमण से बचाता है। और आपके बॉडी में जो अतिरिक्त पानी होता है उसको अवशोषित करता है। शरीर के अंदर अतिरिक्त जल को अवशोषित करता है। अतिरिक्त जल को अवशोषित करता है। अतिरिक्त जल को अवशोषित करता है। और काम क्या है भाई? देखिए, लसिका के अंदर ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। और काम क्या है भाई इसका? जब कहीं चोट वोट लग जाती है, घाव जल्दी से भरे, इसमें सहायक कौन होता है? लसिका होती है, लिम्फ होता है। अर्थात यह घाव को भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक होता है। लसिका जो है आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। यह आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है।
प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता? लसिका नहीं पाया जाता है, लसिका नहीं पाया जाता। देखिए पोलियो जब मारता, बच्चों को पोलियो मारता तो उस पोलियो में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। पोलियो में क्या होता है? पोलियो में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो में क्या होता है? लसिका तंत्र प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्लड का कार्य देख लिया और ब्लड का जो पार्ट बचा हुआ था प्लेटलेट्स, उसको देख लिया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड का ग्रुप कितने प्रकार का होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है तो उससे होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।